नमस्कार विद्यार्थियों। आज का विषय है रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो का स्थान। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासो काव्य क्या है। आदिकाल में राज्य के आश्रय में लिखा गया अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया वीर श्रृंगार रस से युक्त कथा काव्य रासो काव्य है। आइए हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो का इन रासो काव्य में क्या स्थान है। इससे पहले हमें विभिन्न रासो काव्य देखने पड़ेंगे। आइए जानते हैं विभिन्न रासो काव्य। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो और भी अन्य रासो काव्य आदिकाल में प्रचलित थे। हम इन सभी रासो काव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि पृथ्वीराज रासो का क्या स्थान था। आइए हम पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। यह चंद्रबरदाई द्वारा रचित है और राजा पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। यह वीर श्रृंगार रस पर आधारित महाकाव्य है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इसमें विभिन्न रसों की उत्पत्ति और निष्पत्ति हुई है। विभिन्न रसों को इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है, परंतु इस काव्य का प्रधान रस वीर और श्रृंगार रस ही है। यह 69 समय में विभक्त है। इसकी जो वृहत्तम प्रति मिली है उसमें 16,306 छंद है, परंतु इसके संदर्भ में विवाद है। वह है इसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता के संबंध में। आज के लिए माना जाता है कि जो इसकी लघुत्तम प्रति है वह ही त्रुटि रहित है, वही मूल प्रति है। उसमें भाषा संबंधी त्रुटियां और इतिहास संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। इस लघुत्तम प्रति में 1300 छंद है। यह अध्याय रहित है और इसकी रचना शुकी संवाद के रूप में हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा था कि जो शुकी संवाद में जो अंश है वह प्रक्षिप्त अंश न होकर मूल अंश के रूप में माना जा सकता है। इसकी विशेषता है कि इसमें आकर्षक वस्तु वर्णन किया गया है, अर्थात किसी भी विषय को वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है और आकर्षक है। भावपूर्ण मार्मिक वर्णन है, भावपूर्ण मार्मिक वर्णन है। भावपूर्ण मार्मिक वर्णन के अंतर्गत हम विभिन्न तरह के छंद ले सकते हैं, जैसे मनहु कला ससिबान वाला छंद बहुत ही भावपूर्ण और बन पड़ा है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है। महाकाव्य इस संदर्भ में कि एक तो विस्तार की दृष्टि से और विभिन्न स्थलों का चयन जहाँ पर भावपूर्ण वर्णन हो सके। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अगर हम जाने तो कवित्त, दूहा, तोमर, त्राटक, गाहा, पद्दरी, आर्या छंद प्रमुख है। ये सब छंदों के नाम है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या पृथ्वीराज रासो काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर हम ये देखें, इतनी सारी बातों को हमने देखा, तथ्यों को देखा, तो हम ये जान पाते हैं कि अगर हम प्रामाणिकता के प्रश्न को छोड़ दें कि रासो काव्य प्रामाणिक है कि नहीं है, तो काव्य की पूर्णता कैसे मानी जाती है, उसकी अनुभूति और उसके भावनात्मक सौंदर्य के आधार पर मानी जाती है। तो ये अनुभूति और इसका जो भावनात्मक सौंदर्य है, इस पर अगर हम दृष्टि डालें तो यह एक उत्तम ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं कि और क्या इसके अंदर विशेषता है। तो इसमें इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर संयोग है। हम इसमें कोरी ऐतिहासिकता खोजें और प्रामाणिक और अप्रामाणिक सिद्ध करें, उससे अच्छा है कि हम इसे काव्य मानकर इसे कल्पना से प्रसूत मानें और फिर इसकी भावना को समझें। तो इस तरह से ये इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर संयोग है। यह ग्रंथ राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाला शाश्वत काल है।
काव्य है। आगे हम बात करें तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। गुलाब राय जी ने कहा कि स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य। इसका अर्थ समझिए कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो लघुत्तम रूप था, जो कि इसका मूल रूप था, उसमें कई कवियों ने, कई चारण कवियों ने, कई लोक कवियों ने अपनी तरफ से प्रक्षिप्त अंश उसमें जोड़ दिए। बाद में अंश और जोड़े। इस तरह से यह अंश जुड़ते 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 एक महाकाव्य का रूप धारण कर लिया। इसलिए गुलाब राय जी ने इसे स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से विकसित किया गया या विकसित हुआ महाकाव्य माना। मोतीलाल मेहनारिया जी ने इसे भव्य दृश्य काव्य की संज्ञा दी। इस प्रकार अगर हम देखें तो रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान और महत्व सर्वोपरि सिद्ध होता है। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से हमने ये सिद्ध किया। वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।